हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं एक लेसन जिसका नाम है द सिल्वर लाइनिंग। द सिल्वर लाइनिंग लिखी गई है डॉक्टर चमन नहल द्वारा। इनको कहा जाता था डॉक्टर चमन नहल आज़ादी, जो कि पाकिस्तान में बॉर्न हुए थे। उनको एक साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था उनकी एक नावल आज़ादी के लिए। बट ये जो स्टोरी है ये है सिल्वर लाइनिंग नाम की एक स्टोरी। और ये जो बेस्ड है ये उन चीज़ों पर बेस्ड है कि हम लोगों को जाने बिना, लोगों से बात किए बिना एक एक ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं लोगों के लिए। सो हाउ फार दैट ओपिनियन इज़ करेक्ट और नॉट करेक्ट, दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस लेसन, द सिल्वर लाइनिंग। वैसे सिल्वर लाइनिंग एक इडियम है और उसका मतलब है उम्मीद की किरण। सो एक घने ऐसे मौसम में जब सब कुछ ही ग्लूमी, सब कुछ ही डार्क, सब कुछ ही डिसअपॉइंटिंग लग रहा हो, द सिल्वर लाइनिंग गिव्स यू अ रे ऑफ होप। सो बेसिकली इट इज़ अ रे ऑफ होप कि एक उम्मीद की एक किरण हमें नज़र आ जाती है, एंड दैट इज़ द सिल्वर लाइनिंग। तो एक घना बादल होगा, एक काला बादल होगा, उसमें भी एक सिल्वर लाइनिंग होगी जो कि बताएगी थिंग्स आर गोइंग टू बी होपफुल। और ये आप देखते होंगे ऑफन हमारी लाइफ में भी ऐसा एक टाइम आता है जब हमें लगता है एवरीथिंग इज़ डार्क, एवरीथिंग इज़ ग्लूमी, कुछ नहीं रहा, सब कुछ मुश्किल है। बट स्टिल इट इज़ जस्ट लाइक अ टेस्टिंग टाइम फॉर अस। वी शुड बी होपफुल एंड वी शुड नॉट लूज आर होप। वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ द पॉजिटिव साइड। और ये जो स्टोरी है ये हमें उसी चीज़ के ऊपर फोकस करती है कि पहली बात कि हमें लोगों को जाने बिना, चीज़ों को पहचाने बिना, फैक्ट्स को जाने बिना एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकालना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात कि उम्मीद की किरण एक हर चीज़ में, हर सिचुएशन में हमें देखनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वी ऑफन ड्रॉ आवर ओन कंक्लूजन्स विदाउट स्टॉपिंग टू कंसिडर फैक्ट्स। मतलब फैक्ट्स को कंसिडर किए बिना हम अपने कंक्लूजन, अपने ओपिनियन निकाल लेते हैं। तो इस स्टोरी में एक इंसिडेंट है जिससे हम किसी को मिसअंडरस्टैंड कर गए बिकॉज हमें उसकी एक्चुअल ट्रूथ के बारे में पता ही नहीं चला। और फिर आपको जब सच में सच्चाई का पता चलता है तब आप कैसा फील करते हैं। दिस इज द होल शॉर्ट स्टोरी अबाउट। सो ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये एक गेस्ट हाउस के ओनर्स हैं, एक हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बेटी है जिसका नाम है प्रोमिदिनी। उनके ये जो ओनर्स होते हैं ये मिस जज, यानी कि किसी को गलत जज कर लेते हैं। दे आर नॉट एबल टू कंसिडर दैट पर्सन करेक्ट। और जब कोई एक नया गेस्ट आता है अनटिल तब तक वो एक सिल्वर लाइनिंग, उनकी लाइफ का जो अनहैप्पीनेस का बादल था, एक डिसअपॉइंटमेंट का जो बादल था, उनकी लाइफ का दुखों का जो पहाड़ था उनकी लाइफ का, उसके लिए वो खुद आदमी एक सिल्वर लाइनिंग की तरह से प्रूव नहीं हो जाता। तो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। इट इज डिफिकल्ट टू असेस द रेंज एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ऐसा करना मुश्किल है कि हमें अपने ह्यूमन इमोशंस की क्वालिटी, यानी कि उनके गुण और उनकी रेंज, कि वो कहाँ तक फैले हैं, उसका असेसमेंट करना, उसका जान पाना काफ़ी मुश्किल है। Those with smiling evergreen faces may have warm like griefs gnawing at their existence, and someone who seems quite dull and indifferent may be blissfully happy. अगर कोई सचमुच में आपको दिख रहा है कि वो स्माइल कर रहा है, उसका फेस कितना एवरग्रीन है, एवरग्रीन मतलब ग्रीन नहीं, उसका फेस कितना स्माइलिंग है, कितना लाइवली वो पर्सन है, खुश रहता है हमेशा, हो सकता है उसको अंदर ही अंदर एक खोखला कर रहा है। एक जैसे कीड़े मकोड़े अंदर से किसी चीज को खोखला कर देते हैं, उसी तरह से कोई ऐसा दुख है जो उनको खाए जा रहा है, जो दांतों से उनको कुरेदे जा रहा है, उनको परेशान कर रहा है, उनकी पूरे अस्तित्व को ही उसने झंझोर डाला है। हो सकता है उनके अंदर ऐसी परेशानी चल रही हो, लेकिन एट द सेम टाइम यू मे फाइंड समवन जो कि बाहर से तो दिखता है बहुत डल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा चल रहा है, होने दो, कोई बात नहीं। हो सकता है वो अंदर से बहुत खुश हो, बहुत आनंदित हो, राइट। सो आपको किसी के फेस से, किसी की फेशियल एक्सप्रेशन से, किसी की पर्सनालिटी से आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। लाइफ कैन बी अ स्ट्रेंज humdrum affair when even the few moments of peace that can be snatched should be gratefully acknowledged. दूसरी बात इन्होंने कही कि लाइफ जो है बहुत ही अजीब चीज है। हमड्रम अफेयर है, हमड्रम मतलब यूजुअल बोरिंग सी चीज़ है। मतलब हम सुबह उठते हैं, अपना काम करते हैं, खाना खाते हैं और कुछ काम करते हैं, फिर सो जाते हैं। तो इट्स जस्ट अ बोरिंग, अ मोनोटोनस काइंड ऑफ अ रूटीन दैट डजंट हैव एनी वैरायटी इन इट।
जब हमें एक छोटे से कुछ पल मिलते हैं पीस के, कुछ पल मिलते हैं अपने सुकून के, तो वो अगर हमसे कोई खींच ले, तो उन उन पलों को भी हमें आभारी होना चाहिए कि हाँ, हमारे पास एटलीस्ट वो पीस ऑफ माइंड तो है। कुछ लोगों के पास तो वो पीस ऑफ माइंड भी नहीं होता। Okay, I recently had the very pleasant experience of staying at a private guest house at a hill resort. कुछ समय पहले मुझे एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, एक बहुत एक्सपीरियंस को हम क्या बोलेंगे, एक अच्छा अनुभव हुआ। कहाँ? एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में, एक हिल रिजॉर्ट में, मतलब एक पहाड़ी के ऊपर एक रिजॉर्ट बना हुआ था। मैं वहां पर प्राइवेट गेस्ट हाउस में रहने गया। वहां पर मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, जहां पर एक फ्रेंड ऑफ माइन, एक मेरे कुछ पुराने दोस्त थे, एक मेरे फ्रेंड ने वहां पर हैड अर्लियर वार्मली रेकमेंडेड द प्लेस टू मी। मतलब उन्होंने मुझे दिल से उस जगह को रेकमेंड किया था कि आप वहां जाकर देखो, वहां पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, सुविधाएं हैं, और जो नॉर्मल बोर्डिंग हाउसेज में नहीं होती, नॉर्मल जहां पर हम रहते हैं उन हाउसेज में नहीं होती। एडवर्टाइज करते कुछ है लेकिन होता उसमें कुछ भी नहीं है। तो फिर जब, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, तो डेफिनेटली आई वांटेड टू चेक दैट प्लेस आउट। और वो अच्छा, मैं गया वहां पर, तो वो सेंट्रली सिचुएटेड था, मतलब एकदम बीचों बीच था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पोस्ट ऑफिस के करीब था, मार्केट के पास था, बस स्टैंड के पास था, मतलब कोई कम्यूट की, कोई जाने आने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। येट आइसोलेटेड, जबकि वो बस स्टैंड, मार्केट और पोस्ट ऑफिस से नजदीक था, लेकिन फिर भी उसमें एकाकी थी, एक शांति थी, अवे फ्रॉम द कॉमन दिन। मतलब जो दिन भर का शोर शराबा होता है, जो रोड का शोर शराबा होता है, जो परेशानियां इधर उधर की नॉइजेस होती हैं, उससे वो थोड़ा सा फ्री था। There was no unpleasant sound that could be heard in the guest house. There were pleasant views to be had from here. From there, it had excellent cuisine and was well looked after by one of the most charming hostesses one could find anywhere. वहाँ के जो नज़ारे थे बहुत अच्छे थे, यहाँ से हम अच्छे से देख सकते थे, खाने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस थे, खाने की बहुत अच्छी डिशेस थी, टेस्टी खाना था, और ऐसा नहीं कि गंदा था। इट वाज नॉट शैबी, इट वाज वेरी हाइजीनिक, इट वाज वेरी क्लीन एंड नीट। एंड वहाँ के जो होस्ट थे, जो मेज़बान थे, जो हमें रिसीव करते थे, वो भी ऐसे पर्सन्स थे जो कि आप कहीं पर ऐसे लोग नहीं ढूंढेंगे। दैट मीन्स दे वर ऑल्सो वेरी नाइस पीपल। मैंने पाया, आई डिस्कवर्ड दैट द प्लेस एग्जैक्टली कॉरेस्पॉन्ड टू द डिटेल्स डिस्क्राइब। जैसा कि मुझे कहा गया था मेरे दोस्त ने, वैसा ही मैंने उसको पाया। So it was exactly the same way as I was told by my friend. But it was the hostess, particularly, and her husband and their little daughter who really proved to be the central attraction for me. लेकिन एक्चुअली जो मुझे आकर्षण का केंद्र लगा, वो क्या था? वो होस्टेस थी, वो वहां की मालकिन थी, उनके हस्बैंड थे और उनकी छोटी बेटी, जो कि मेरे लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गई थी, यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए थे। The lady belonged to the south. ये साउथ इंडियन लेडी थी और had married a नॉर्थ इंडियन। तो भाई देखो, नॉर्थ और साउथ की जोड़ी थी, नॉर्थ इंडियन हस्बैंड थे और साउथ इंडियन वाइफ थी। She was dark with a very pleasant face and was all smiles and kindness. देखने में तो वो डार्क लुकिंग थी, लेकिन उनकी स्माइल बहुत प्रेजेंट थी, और जब भी वो किसी से मिलती वो हमेशा मुस्कुराती रहती और अपनी दयालुता दिखाती। हस्बैंड जो थे वो भी ह्यूज थे, काफी लंबे चौड़े थे। Swarthy man, he was a black complexioned person, dark complexioned person with large bony limbs. काफी लंबे थे और पतले थे, उनकी हड्डियां लंबी पतली थी। And that too, he was also extremely polite. दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत काइंड पोलाइट थे, और उनका नाम था मिस्टर एंड मिसेस भंडारी। तो मिसेस भंडारी, द लैंड लेडी, took me in the hand the moment I arrived. मतलब मुझे उन्होंने इतने अच्छे से treat, took me in the hand, it's a phrasal verb and that is how to treat somebody nicely. तो उन्होंने मुझे जैसे ही मैं आया, जिस क्षण में आया, उसी क्षण से उन्होंने मुझे अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे सामान का ध्यान रखा, मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए कैसा, कहाँ मेरा रूम है, और फिर आते ही मुझे एक डिलिशियस कॉफी दी, जिसमें मुझे शायद जिस तरह की चाय पसंद थी, जिस तरह की कॉफी पसंद थी, उसमें तत्काल बदलाव लाए, इम्प्रोवाइज कर दिया
कि जैसे अगर मुझे चीनी ज्यादा चाहिए या कॉफी ज्यादा चाहिए या कॉफी कम चाहिए, वॉट एवर, इट वॉज इम्प्रोवाइज्ड इन नो टाइम। एकदम से उसको इम्प्रोवाइज करके मुझे पेश कर दिया गया। Then put me at ease by talking to me informally about myself and my visit, और मेरे से मुझे कंफर्टेबल कराने की कोशिश की। पुट मी एट ईज इज ऑल्सो फ्रेजल वर्ब, मुझे कंफर्टेबल कराया ताकि मैं अपने आप को एट होम महसूस करूं, और मुझसे बातें करी इनफॉर्मली, कैजुअल बात करी मेरे बारे में, मेरे विजिट के बारे में। मैं उस फैमिली से पूरी तरह से इम्प्रेस हो चुका था, उन्होंने मेरा दिल जीत लिया था। वन ओवर इज अगेन अ फ्रेजल वर्ब, उन्होंने मेरा दिल जीत लिया था। इट सीम्ड एज इफ आई हैड नोन देम फॉर, ऐसा लग रहा था जैसे मैं उन्हें कई सालों से जानता हूँ। While just chatting with the two of them, I became aware of the slightly built girl hiding behind the settee. और जब मैं उन दोनों से बातें कर रहा था तो मैंने एक छोटी सी लड़की को देखा जो कि सेटी, ये देखो ये सेटी होती है, इट्स ऐसी एक सोफा टाइप की चीज होती है जिसमें बैक होता है, आर्म्स लगे होते हैं। तो ये लड़की स्लाइटली बिल्ड थी, मतलब थिन थी लेकिन पतली थी। स्लाइटली बिल्ड का मतलब थिन थी लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो बिल्ड थी। वो सेटी के पीछे, सोफा के पीछे खड़ी थी। She must have been about 8, करीब 8 साल की थी, and was sweet and charming like her mother, और अपनी माँ की तरह स्वीट थी, बहुत सुंदर सी थी और चार्मिंग थी, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी उसकी भी। Her hair were closely cropped, और ऐसे उसके ब्लंट कटिंग बाल कटे हुए थे, with a straight fringe across the forehead, और थोड़े से आगे फ्रिंज थे, यानी कि छोटे छोटे से क्रॉप्ड थे, स्ट्रेट बाल थे बेसिकली अक्रॉस द फोरहेड। शी वॉज इन जीन्स, जीन्स पहनी हुई थी, एंड इन हाफ स्लीव लूज जर्सी एंड हाई बूट्स। हाई बूट्स उसने पहन रखे थे और हाफ स्लीव्स की लूज जर्सी उसने पहन रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिनिएचर छोटी सी जंगल की रानी हो, मिनिएचर जंगल क्वीन हो। बट शी वॉज बिहेविंग अ बिट टू टिमिडली फॉर वन एंड सीम टू बी अवॉइडिंग मी। वैसे तो वो देखते ही मुझे शाय फील करने लगी, बहुत मुझसे छिपने लगी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कतरा रही हो, मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही हो। I couldn't help smiling when I saw she was staring at me. जब उसने मुझे देखा तो मैं उसकी तरफ मैंने स्माइल पास कर दी। I said what's your name? मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, and beckoned to इशारे से मैंने उसको बुलाया कि आओ इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है। The girl became self-conscious, वो और ज्यादा संकोच करने लगी, और ज्यादा शाय हो गई। Immediately तुरंत वो बहुत शाय फील करने लगी। उसने अपना मना कर दिया and stood where she was, और वहीं पर खड़ी रहेगी, मान लो जम गई हो, वो कहीं यहाँ से जा नहीं पाई। फिर मैंने उसको दोबारा बुलाया कि हेलो, कम हियर माय डियर, मेरे बच्चे बेटा इधर आओ, क्या हुआ। शी ब्लश्ड एंड अगेन shook her head, और उसने फिर से मना कर दिया, और एक सेकंड के बाद वो बाहर चली गई भाग के। I thought I saw tears in her eyes, मुझे लगा मैंने उसको रोते हुए देखा, मुझे लगा कि शायद मैंने उसको डरा दिया या मैंने उसको कॉन्शियस फील करा दिया, एम्बैरस फील करा दिया। तो मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा पछतावा हुआ कि यार मैंने एकदम से इतना ज्यादा फ्रेंडली क्यों हो गया, मैं इन लोगों से एकदम से फ्रेंडली, मैंने बच्ची को परेशान कर दिया, तो आई शुड नॉट हैव डन दैट। आई सडनली बिकेम अवेयर ऑफ एन ऑकवर्ड pause in the room and turning to look at the Bhandaris, discovered that both of them were frowning, a look in their eyes. तो ऐसा लगा जैसे मैंने मान लो उनकी कोई दुखती हुई रग दबा दी, मैंने उनको परेशान कर दिया। I've made them a little more conscious about this problem, और ऐसा लगा जैसे ये प्रॉब्लम उनके घर में थी ही। तो एक अजीब सा अनकंफर्टेबल साइलेंस हो गया घर में। मैं भंडारीज की तरफ यानी कि हस्बैंड वाइफ की तरफ देख रहा था, और बोथ ऑफ देम वर फ्राउनिंग, दोनों थोड़ा गुस्से में आ गए, और उनकी ऊपर एक पेन्ड लुक थी, दर्द भरी लुक थी उनके फेसेस पर। मिस्टर भंडारी ने अपनी वाइफ के आर्म को दबाया और कहा अपोलोजेटिकली, मतलब माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर धंधा, यू सी आवर डॉटर कैन नीदर हियर नॉर स्पीक, दैट्स व्हाई शी डिडंट कम टू यू। तो यू सी मिस्टर धंधा आप परेशान मत होइए, ये तो हमारा रोज का ही है, क्योंकि हमारी बेटी ना तो सुन सकती है ना ही बोल सकती है, इसीलिए वो आपके करीब नहीं आई। मैं थोड़ा सा सकपका गया। आई गैस्प्ड एंड मटर्ड समथिंग अबाउट बीइंग सॉरी, तो मैंने थोड़ा हाफा और मैंने सांस ली, एक साई किया मैंने, एंड मैंने मटर किया, मैंने बड़बड़ाया अबाउट बीइंग सॉरी। आई फेल्ट कंफ्यूज, मुझे लगा कि यार मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी उस लड़की को अप्रोच किया, एंड आई डिड नॉट नो व्हाट मोर टू से, मैं समझ नहीं पा रहा था मुझे बोलना क्या चाहिए। फॉर आई वाज फीलिंग अशेम्ड एट माय फॉरवर्डनेस विद अ चाइल्ड हु वाज ऑब्वियसली नॉट इन अ पोजीशन टू रिस्पॉन्ड टू माय ओवरचर्स ऑफ फ्रेंडशिप। तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोलूं, और मुझे अपने ऊपर ही थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आई वाज अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि मैं इतने ज्यादा फॉरवर्ड
क्यों हुआ, इतना ज्यादा मैंने जल्दबाजी क्यों दिखाई एक बच्चे से फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए, जो ऑब्वियसली मुझसे फ्रेंडशिप अभी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसके साथ खुद ही कुछ प्रॉब्लम थी. He was not in a position to respond. Respond मतलब जवाब देना to my overture. Overture मतलब किसी चीज की पहल करना, शुरुआत करना of my friendship. I vaguely felt I had wronged her and her parents. मुझे कुछ अंदर से फील हुआ कि मैंने उसको और उसके पेरेंट्स के लिए कुछ हानि पहुंचाई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. I should not have done that. It did not take me long to see that this was a situation the poor parents had to put up with almost every day. तो ये एक दो दिन में ही मुझे समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम जो थी, ये जो सिचुएशन थी, ये जो मेरे साथ आज हुई कि लोग आते थे और उनकी बेटी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते थे, बट अल्टीमेटली द पुअर गर्ल यूज्ड टू रन अवे बिकॉज ऑब्वियसली शी डिड नॉट स्पीक और हियर, बट उसके पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाते थे और ये उनको रोज का ही काम था. उनको ये रोज ही नए नए गेस्ट से डील करना पड़ता था, इनका रोज का काम था. फॉर एवरी डे 1 or 2 गेस्ट लेफ्ट एंड न्यू वंस केम अलोंग, क्योंकि हर कोई इनके बारे में ये नहीं था कि जानता रहता ही हो, क्योंकि पुराने गेस्ट चले जाते थे और न्यू गेस्ट आ जाते थे. सो दिस वाज समथिंग दैट हैपेंड ऑलमोस्ट एवरी डे. And at the very first meeting or soon afterwards, they would run into the child and fascinated by her charm and beauty. मतलब एक ना एक दिन हो सकता है फर्स्ट मीटिंग में ना हो या फिर कुछ बाद में हो, तो वो बच्चे में रन इनटू द चाइल्ड मतलब वो उनसे मिल जाते थे. रन इनटू इज अगेन अ फ्रेजल वर्ब, सो दिस लेसन इज फुल ऑफ फ्रेजल वर्ब. तो वो बच्चे से मिल ही जाते थे, किसी ना किसी उनसे मुलाकात हो ही जाती थी और वो अट्रैक्ट हो जाते थे उसकी ब्यूटी से, उसके चार्म से, उसकी सुंदरता से, उसकी she was so attractive, she used to look so beautiful, and वो उससे बात करना चाहते थे, उससे खेलना चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे बेसिकली. एंड एवरी टाइम जब भी ये होता था कि वो ऐसा ही होता था कि चाइल्ड जो है वो साइलेंटली स्माइल कर रही होती थी लेकिन अंदर से उसका एक साय कर रही होती थी, यानी कि बहुत लंबी सांस लेती थी. एंड देन शी यूज्ड टू विथड्रॉ मतलब वापस चली जाती थी, एंड लीविंग द एगनाइजिंग लुक ऑन द फेसेस ऑफ द पेरेंट्स. मतलब पेरेंट्स को एक पीड़ा, एक दर्द का सामना करना पड़ता था बिकॉज शी वुड नेवर टॉक टू देम, शी वुड नीदर वुड शी हियर देम. ऑफन अक्सर क्या होता था, इट वुड लीड टू लेंथी एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ द कैलामिटी had come about. For many of the inquisitive visitors like to know if it was from birth or result of an accident, whether anyone else in the family suffered. Okay, so basically often इससे और ज्यादा लंबी लंबी conversations होती थी, लंबी explanation देनी पड़ती थी पेरेंट्स को, जवाबदेही करनी पड़ती थी कि ये हादसा बेसिकली कैलामिटी क्या है, ये हादसा होता है, लेकिन यहाँ पर वो कैलामिटी क्या है वो बच्ची क्यों नहीं सुन पाती, क्यों नहीं बोल पाती कि ये हादसा कैसे हुआ, क्या ये बचपन से ही था. इनक्विजिटिव मतलब जानने के लिए बेचैन थे, उत्सुक थे विजिटर्स. वो जानना चाहते थे क्या ये बर्थ से था, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ था, क्या आपकी फैमिली में किसी को ऐसा है पहले से, सिमिलर एफ्लिक्शन मतलब ऐसी बीमारी आपकी फैमिली में किसी को है, या फिर आपने कोई इसका ट्रीटमेंट शुरू कराया या नहीं. तो मतलब फैमिली को, इन दोनों पेरेंट्स को हमेशा इस तरह के सवालों का जवाब देना पड़ता था. एंड ऑब्वियसली दीज यूज्ड टू बी वेरी ऑकवर्ड क्वेश्चंस फॉर बोथ ऑफ देम. The queries were answered by the parents haltingly with obvious anguish. तो उन्हें गुस्सा भी आता था कि यार बार बार हमें एक ही चीज का जवाब देना पड़ता है. And they used to be hesitatingly, haltingly तो रुक रुक कर बहुत सोच समझ कर वो जवाब देते थे, बट बहुत ज्यादा उनको हेल्पलेसनेस का सामना करना पड़ता था. लेकिन सबसे बुरी बात क्या थी, the worst part of the situation was that the girl would often be gravely looking on, her eyes aghast with horror and self-pity, aware that she was the topic of discussion. मतलब सबसे ज्यादा बुरी बात ये थी कि लड़की जो थी उसको इस सब का सिचुएशन का सामना करना पड़ता था. वो सीरियसली देखती रहती थी, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा था एंड वो शॉक में देखती रहती थी, डर जाती थी, उसको अपने ऊपर खुद सेल्फ पिटी होती थी कि मैं ही यार, मुझे लग रहा है मेरे बारे में बात हो रही है. एंड शी यूज्ड टू फील बैड अबाउट द होल discussion. She had no other pastime than to run around the house or play with the attendants. तो जो भी लोग होते थे, अटेंडेंट्स होते थे वहां पर, घर की जो देखभाल कर रहे होते थे, उनके साथ खेलना और घर में घूमते फिरना, उसके अलावा कोई और काम नहीं था. because there were no schools at that time. And since this story was written quite long back, there used to be no such schools for people who could not hear or speak. So there was obviously a difficult situation for both the parents and a more difficult situation for the little girl. She did not go to school as there were none there to cater to her needs. उसकी needs को fulfill करने के लिए, उसकी needs को समझने वाला उस वक्त कोई ऐसा स्कूल था ही नहीं.
दे हैड ट्राइड टू टीच हर एट होम बट विदाउट सक्सेस। घर में पढ़ाने की कोशिश करी लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। शी कुड ओनली हियर फेंटली, वो बहुत धीमा सा सुन पाती थी, ओनली जब कोई उसके कान में जोर से चिल्लाता था, और बोल तो पाती ही नहीं थी एक्सेप्ट अटर क्राइज ऑफ हैप्पीनेस और सॉरो। मतलब जब बहुत खुश होती थी या बहुत दुख में होती थी बस अटर क्राइज, बस बोलने की कोशिश करती थी, बस माँ बा का चा ऐसे कुछ बोल देती थी, और क्रूडली बहुत मुश्किल से मामा अंकल ऐसे वर्ड्स बोल पाती थी। All her communications were confined to gestures with her hands. सारे ही उसके communications थे, इशारों से करती थी, हाथों से इशारे करती थी। Which brought a fleeting sensation of torture to her whole being when one failed to follow when she was saying. तो इससे उसको एक शॉर्ट टाइम में एक ऐसी सनसनी टाइप की उसका टॉर्चर उसको मिलता था बेचारी को, जब उसे पता चलता था कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो सामने वाले को वो समझाना चाह रही है, nobody is able to understand and what the other person is saying she is also not able to understand, so there was sheer hopelessness, helplessness on the little girl's part. अब इस ह्यूमिलिएशन को दूर करने के लिए, इस बच्ची की परेशानी को दूर करने के लिए जो ऑथर था उसने एक सजेशन दिया। वो क्या था सजेशन? टू सेव द चाइल्ड फ्रॉम सच रिपीटेड ह्यूमिलिएशन, बार बार की बेइज्जती से बचाने के लिए बच्चे को मैंने एक दिन इनको सजेस्ट किया भंडारीज को कि जब भी कि उन्होंने कुछ ट्रेपिडेशन यानी कि उन्होंने कुछ हेसिटेशन से एग्री किया कि चलो अच्छा तुम कह रहे हो तो ट्राई कर लेते हैं, हमने डिसाइड किया कि कुछ बिट्स ऑफ पेपर को हम टाइप कर लें, तो पेपर की शीट्स को छोटा छोटा टाइप कर लें, और जब भी कोई नया गेस्ट आए तो हम उन चिट्स को उनको दे दें ड्यूली सील्ड एंड इन अ कवर, उनको एक सील में रखें, कवर में रखें और उनको उसको दे दें जो भी कोई नया गेस्ट आए उस गेस्ट हाउस में, टू एवरी न्यू विजिटर एज सून एज दे एंटर्ड। द टेक्स्ट ऑफ द चिट रैन, द टेक्स्ट ऑफ द चिट क्या लिखा हुआ था? आवर डॉटर कैन नीदर हियर नॉट स्पीक, यू मे हर्ट हर बाय ट्राइंग टू बी फ्रेंडली टू सून, और as she can neither understand nor reply to your kind words, you are requested to please give her name to approach you, give her time to approach you and make your acquaintance, thank you। तो ये सब उसमें लिखा हुआ था। हमारी बेटी ना तो बोल सकती है ना सुन सकती है, आप उससे ज्यादा फ्रेंडली होंगे तो वो उसको हर्ट होगा क्योंकि वो आपकी बात को ना तो समझ पाएगी, ना आपके अच्छे शब्दों को, काइंड शब्दों को रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाएगी। तो आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे थोड़ा समय दें, थोड़ा टाइम दें कि वो आपके पास खुद आए और आपसे जान पहचान बढ़ाए। धन्यवाद। तो ये उस चिट पर लिख दिया जाता था, जब भी कोई नया गेस्ट आता था उस चिट को उन्हें हैंड ओवर कर दिया जाता था। अब इस लाइन टू द इफेक्ट दैट दे माइट बी स्पेयर्ड क्वेश्चन, मतलब इससे ये फर्क पड़ेगा कि मिस्टर भंडारी और मिसेस भंडारी को ये अननेसेसरी के क्वेश्चंस उनसे ना पूछे जाएं। दे माइट बी स्पेयर्ड ऑफ द क्वेश्चन दैट वर रिमूव्ड ऑन द प्ली दैट इट वुड नॉट बी कंपैटिबल विद द स्पिरिट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो हाँ, मिसेस भंडारी जो थी वो कितनी ज्यादा खुद भी हॉस्पिटेबल थी, मेहमान नवाज थी। उन्होंने कहा कि ये मेहमान नवाजी के उसमें नहीं जाता कि मैं पहले से ही गेस्ट को आए और मैं उनको मना कर दूं कि ये मत बोलो वो मत बोलो, मैं पहले से उनके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दूं। ये जो नोट है काफी काइंड नहीं है, हम उनको पहले ही एज इट वाज, मतलब उनको लगा कि ये जो नोट था ये बहुत काइंड नोट नहीं है कि उन लोगों को जो इसे अपना टेम्पररी हाउस बनाना चाहते हैं। तो वो ये चाहती थी कि यहाँ पर तो लोग अपना घर बनाने के लिए आए हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही बेशक, लेकिन हम उनको पहले ही टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दें कि आप बच्चे से ना बोलो, आप उसको परेशान कर दोगे, उसको हर्ट कर दोगे। इस तरह की लैंग्वेज उनको पसंद नहीं आई, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने अपना कंसेंट, अपनी परमिशन दे दी ताकि बच्ची को अनकही मिजरी, अनकही परेशानी और हेल्पलेसनेस से जो वो हर समय एक्सपीरियंस करती थी जब भी कोई स्ट्रेंजर उसे अप्रोच करता था, तो वो एटलीस्ट उससे तो वो बच्ची तो बच जाएगी। बेशक उनकी हॉस्पिटैलिटी में थोड़ा सा फर्क आएगा, लोग समझेंगे कि इन्होंने पहले ही टर्म्स कंडीशंस लगा दी, लेकिन एटलीस्ट बच्ची तो बच जाएगी। तो फाइनली उन्होंने अपना एग्रीमेंट दे दिया, वो कंसेंट कर दिया उन्होंने, मिसेस भंडारी ने। ठीक है, शुरू में वो मना कर रही थी लेकिन फिर वो मान। सो द प्लॉय वर्कड वेल इवन बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। हमने ये जो चाल चली थी ये बहुत अच्छे से काम करी, हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा। Though a few sympathetic questions were still put to the parents, the poor child was spared. But at least ये हुआ कि फिर भी कुछ सहानुभूति वाले सवाल जो थे पेरेंट्स से फिर भी पूछे जाते थे, लेकिन एटलीस्ट उस पुअर बच्ची से तो उसको बख्शा गया, उससे कोई सवाल नहीं पूछा गया। और धीरे धीरे गर्ल
जो थी स्लोली दोनों फ्रेंड से, कई गेस्ट से बाद में फ्रेंडली हो गई और भंडारी को एक चैन की सांस मिली। वो रिलीफ फील हुए कि एटलीस्ट बार बार की जो प्रॉब्लम से जो हमें छुटकारा मिल गया। ये जो हमें बार बार प्रॉब्लम्स होती थी, हमें पूरी कहानी सुनानी पड़ती थी, एटलीस्ट ये टेम्परेली सॉल्व हो गई। टेम्परेली मतलब ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो था नहीं उस चीज का, बट फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो थोड़े दिन के लिए ही सही, ये एटलीस्ट हमारी परेशानी दूर तो हुई। Then they had a strange visitor one day. अब कहानी का दूसरा पार्ट शुरू होता है कि कहानी में एक नया विजिटर एंटर करता है। वो एक स्ट्रेंज विजिटर था। It was late in the afternoon and I was talking to the landlord about the packed lunch I would need the next day. I was planning a short excursion by myself to a group of caves nearby. तो मैं जो था, मैं कहीं पर ट्रिप के लिए जा रहा था और मैं उनके लैंडलॉर्ड से, मिस्टर भंडारी से बात कर रहा था कि मुझे लंच पैक किया हुआ चाहिए होगा, क्योंकि अगले दिन मैं एक शॉर्ट ट्रिप पर घूमने जा रहा हूँ अपने आप ही कुछ गुफाओं को देखने के लिए। तो लैंडलॉर्ड जो था वो हरी में था, ही वाज अरेंजिंग थिंग्स। एक नया गेस्ट आने वाला था जिसने बुक कर लिया था रूम फॉर द सीजन, पूरे सीजन के लिए रूम बुक कर लिया था एंड वो किसी भी वक्त आ सकता था, अराइविंग बाय द मेल ट्रेन। वो मेल ट्रेन से आ रहा था, नॉर्मल ट्रेन से नहीं आ रहा था, डार्क वाली ट्रेन से आ रहा था, जिससे पोस्ट ऑफिस के जो लेटर्स आते हैं वो आ रहे थे, और वो इस टाइप का जेंटलमैन था। एंड श्योर इनफ सून अ यंग मैन केम इन, और यकीनन वो आ ही गया और एक यंग मैन अंदर आया। कुली जो था, पोर्टर जो था, ही वॉज कैरिंग द लगेज, लगेज मतलब उसका सामान। ही वॉज barely 25, मुश्किल से 25 साल का था। क्या पहना हुआ था? इल फिटिंग ट्वीड सूट। ट्वीड मतलब कोट पैंट का सूट पहना हुआ था उसने। इल फिटिंग मतलब बहुत लूज था, बहुत तो नहीं, मतलब फिटिंग बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत टाइटली फिटेड नहीं था वो। इट वॉज लूज काइंड ऑफ ड्रेस, कोट पैंट सूट विद ड्रूपिंग शोल्डर्स, उसके शोल्डर्स लटके हुए थे, एंड वाइट ट्राउजर बॉटम्स, उसके जो ट्राउजर्स थे मतलब एक नॉर्मल सूट की तरह वो नहीं था। white trouser bottoms. Because of the journey, he looked untidy, his hair necktie, his shoes all unkempt and needing attention. क्योंकि जर्नी सफर की वजह से, वो मे बी सफर से आया था तो बहुत गंदा सा लग रहा था, उसके हेयर जो थे बिखरे हुए थे, उसकी टाई जो थी लूज थी, उसके शूज गंदे हो रखे थे, एंड एवरीथिंग लुक्ड लाइक इट नीडेड अटेंशन। उसको डेफिनेटली चेंज करने की जरूरत थी, बट ही हैड अ चेयरफुल फेस, उसका फेस जो था काफी चेयरफुल था। ही वाज वेरी हैप्पी लुकिंग एंड ही हैड जेट ब्लैक आईज स्पार्कलिंग विद वाइटैलिटी, और उसकी जो आंखें थी उनमें एक अजीब सी चमक थी, एज इफ ही वाज वेरी एनर्जेटिक। मिस्टर भंडारी स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड आस्क्ड, मिस्टर डेविड आई प्रिज्यूम। तो मिस्टर भंडारी जो थे वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा, मुझे लगता है आप मिस्टर डेविड हैं। तो उस आदमी का नाम क्या था? मिस्टर डेविड। द यंग मैन लुक्ड क्लोजली एट हिज फेस, स्माइल्ड एंड नॉडेड। यंग मैन ने उनको काफ़ी करीब से देखा, उनके चेहरे को स्माइल किया और हाँ में इशारा कर दिया। रूम नंबर 18 प्लीज़, एवरीथिंग इज़ रेडी। तो मिस्टर भंडारी ने कहा, आपका रूम नंबर 18 है, सब कुछ तैयार है। द यंग मैन अगेन लुक्ड एट हिम, स्माइल्ड एंड नॉडेड। ही पेड द पोर्टर हु बाउड लो, फॉर ही वॉज नॉट आस्क्ड टू रिटर्न द चेंज एंड डिसअपियर्ड। तो यंग मैन ने उसको दोबारा देखा, मुस्कुराया और हाँ में इशारा कर दिया। उसने पोर्टर को यानी कि कुली को पैसा दिया, जो कि झुक कर उसने उनको सलाम किया या उसको थैंक यू कहा, शुक्रिया अदा किया, बिकॉज उससे कहा गया कि तुम चेंज रख लो। ही वॉज नॉट आस्क्ड टू, मतलब रिटर्न मत करो चेंज, अपने पास ही रख लो, कीप द चेंज, और वो चला गया। The young man gave a brief, friendly look and sat before a huge book, which the landlord had pushed before him, making the necessary entries about himself and his intended stay. तो यंग मैन ने एक छोटा सा देखा, थोड़ा एक फ्रेंडली लुक दिया कि मान लो वो ठीक है, फ्रेंडली दिखाना चाहता है अपने आप को, और द लैंडलॉर्ड ने उसके आगे एक बड़ा सा रजिस्टर रख दिया था जिसमें उसको कुछ एंट्रीज करनी थी, जैसे वो कब अपने बारे में थोड़ा बताए, वो कब जाएगा और कब तक रुकेगा। At this time he discovered the sealed envelope containing the typed chit on the table addressed to him by name. इस टाइम तक उसने डिस्कवर कर लिया था, मतलब उसको मिल गया था वो एनवलप जिसमें वो टाइप चिट टेबल पर पड़ी थी और उसका नाम उस पर लिखा था। ही टुक द कवर एंड टोर इट ओपन, उसने कवर लिया और उसको फाड़ कर खोलने की कोशिश करी। दिस कोइंसाइडेड विद द एंट्री ऑफ द लैंडलेडी इनटू द रूम, और इसी टाइम पर, कोइंसाइडेड मतलब दोनों चीज़ें एक साथ हुई, और इसी टाइम पर
लैंडलेडी की एंट्री होती है उनके कमरे में, जिस कमरे में वो मिस्टर डेविड ये सब बैठे हुए थे. शी हरीडली आस्क्ड हर हस्बैंड इफ दिस वाज द न्यू गेस्ट एंड हैविंग रिसीव्ड कन्फर्मेशन केम फॉरवर्ड एंड शुक हैंड्स विद द यंग मैन. तो मिसेस भंडारी जल्दी ही कमरे में आती हैं और अपने हस्बैंड से पूछती हैं क्या ये वही गेस्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. फिर उन्हें हाँ का इशारा मिला और फिर वो आगे आती हैं और उनसे हाथ मिलाती हैं. डेविड, डिड यू हैव अ नाइस जर्नी मिस्टर डेविड, शी आस्क्ड विद अ स्वीट स्माइल. कि आपकी जर्नी अच्छी रही होगी मैं उम्मीद करती हूँ, अपनी स्वीट स्माइल के साथ. द यंग मैन रिप्लाइड एंड स्माइल्ड एंड नॉडेड नॉनचैलेंटली एज इफ टू से वेल नीदर वेरी प्लेजेंट नॉट वेरी अनप्लेजेंट. मतलब यंग मैन ने स्माइल किया और बेपरवाह होकर नॉन कैरेंटली अपना हाँ में सर हिला दिया. वेल ठीक ही थी, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी, मतलब ठीक ही थी, नॉर्मल सी थी, कुछ ज़्यादा वो ख़ास कहना नहीं चाहता. वुड यू लाइक टू हैव अ हॉट बाथ इमीडिएटली और टी फर्स्ट. तो क्या आप अभी नहाना पसंद करेंगे या आप अभी चाय लेंगे. द यंग मैन पर्स्ड हिज लिप्स. उसने अपने होठ सिकोड़े और अपने कंधों को झटकाया. श्रग्ड हिज शोल्डर्स, ऑब्वियसली इम्प्लाइंग दैट वन वुड बी एज गुड एज द अदर एज दैट एंड दैट ही हैड नो प्रेफरेंस. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे नहाना हो या चाय लेनी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो. तो इसके बाद क्या हुआ कि बोथ द लैंडलॉर्ड एंड द लैंडलेडी, जो उसने अपने एक्शंस दिखाए, अपने इमोशंस दिखाए, तो उससे दोनों ही लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी दोनों को अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन से हो रहा था, डिसकंसर्टेड हो गए थे, ये हो क्या. To be their guest's pride and arrogance, since he had not even deigned to reply adequately to their polite inquiries. मतलब अब उनको थोड़ा समझ में आ नहीं रहा था क्या बोलें. ये गेस्ट कुछ ज़्यादा ही अपनी शान दिखा रहा है, अपनी कुछ ज़्यादा ही एरोगेंस, अपनी ईगो दिखा रहा है, अहंकार दिखा रहा है. और उसने इतनी भी ज़रूरत नहीं समझी, डेंड मतलब इतनी भी ज़रूरत नहीं समझी कि उनकी पोलाइट इंक्वायरीज़ का ढंग से प्रॉपरली से जवाब तो दे दे एटलीस्ट. तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आने लगा था. दे स्टार्टेड बिकमिंग फ्यूरियस. द यंग मैन मीनवाइल took out the typed chit and started reading it. As soon as he had gone through it, he looked around astonished. The little girl Pramadini was at that moment playing in the courtyard. अब जैसे ही उस यंग मैन ने उस टाइप चिट को देखा वो उसे पढ़ने लगा और उसने इधर उधर देखा सरप्राइज होकर कि भाई क्या हुआ, वो लड़की मैं देखूं तो सही. और उस टाइम पर वो जो लड़की थी प्रमोदिनी, वो बाहर कोर्टयार्ड में आंगन में खेल रही थी. वी ऑल कुड सी हर सिटिंग नियर द फ्लावर बेड्स. वो फूलों की क्यारियों के पास बैठी हुई अपना खेल रही थी. द यंग मैन लुक्ड एट ऑल ऑफ अस विद अ स्माइल एंड डार्टेड आउट टुवर्ड्स हर. यंग मैन ने हम सबको देखा, एक स्माइल से स्माइल करा हम सब पर एंड डार्टेड आउट, मतलब उसकी तरफ भागा, लपका. नाउ दिस इज वेरी स्ट्रेंज. मिसेस भंडारी क्राइड आउट इन प्रोटेस्ट. हाउ रूड इज दिस. अब ये तो बहुत ही अजीब बात है. मिसेस भंडारी को अब गुस्सा आने लगा था एंड कितना रूड है. ही शुड नॉट हैव इग्नोर्ड आवर रिक्वेस्ट लाइक दिस. लैंडलॉर्ड पुट इन मोर माइंडली. उन्होंने थोड़ा आराम से बोला नहीं, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, हमारी रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए था इस तरह से. I too was a bit upset, for it was obvious that our effort to save Pramodini's embarrassment from strangers was about to fail in this incident. और इस बार मुझे भी थोड़ा अपसेट हो गया था, मैं भी इस थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, बिकॉज ऑब्वियसली लग ही रहा था कि प्रमोदिनी अब शर्मिंदा होने ही वाली है, वो भी किसी अजनबी से, और हमारा ये जितना भी एफर्ट था इस केस में, इस इंस्टेंस में फेल होने वाला था. आफ्टर फ्यू मोमेंट्स वी ऑल वॉकड आउट टुवर्ड्स द वरांडा. कुछ ही क्षणों में हम लोग भी सब वरांडा में गए बाहर. एंड आई वॉज एप्रीहेंसिव. मतलब शंका में था, मैं डाउट में था ऑफ दैट इम्पेंडिंग, मतलब अब कुछ बुरा होने वाला है, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन. ऑफ एंग्विश, लुक ऑफ एंग्विश ऑन द फेसेस ऑफ द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड. मुझे लग ही रहा था कि अब कुछ पेरेंट्स के साथ और उस बच्चे के साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है. दैट द सीन that confronted us was something we least expected to see. अब जो सामने हुआ, जो हमारी आंखों के आगे हुआ, confronted हमारे सामने हुआ, वो तो हमने कभी भी सोचा ही नहीं था. So this was the least expected thing that we could imagine. The strange young man was reclining on the grassy ground while Pramodini was sitting near him. He was showing her the flowers. वो जो स्ट्रेंज मैन था वो लेटा हुआ था ग्रासी ग्राउंड पर और प्रमोदिनी उसके पास बैठी हुई थी. He was showing her the flowers. वो प्रमोदिनी को फ्लावर्स दिखा रहा था. And suddenly, like the sound of a gun, exploding the shrill laughter of Pramodini pierced the ear. और अचानक से एक जैसे बंदूक के धमाके की आवाज़ होती है, बंदूक की गोली चलने की आवाज़ होती है, उसी तरह से हवा को चीर देने वाला एक श्रिल लाफ्टर था. मतलब ऐसा लाफ्टर जो बच्चा कोई खिलखिलाकर हंसता है,
उस लाफ्टर को हम कब से बरसों से मिस कर रहे थे एंड सडनली हमने वो लाफ्टर सुना. द पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर विद वंडर एंड अमेजमेंट. पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि हम खुश हों या सरप्राइज हों. दे वर जस्ट अगास्ट. दे डिड नॉट नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू प्रमोदनी. वाई इज शी laughing with the young man? Our daughter has not laughed like this in years, Mrs. Bhandari said. Mrs. Bhandari ने बोला कि हमारी बेटी अब तक इतने सालों में इस तरह से कभी भी नहीं हंसी थी. Curious, we watched the two of them who were now walking towards us hand in hand. अब हम तो ऑब्वियसली क्यूरियस ही थे, लेकिन हम देख रहे थे कि जब वो दोनों आए, हाथ में हाथ डाले, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और अब हमारी तरफ आ रहे थे. प्रमोदनी ran to her mother, danced about her with joy, saying mama mama and wildly pointed at the young man. प्रमोदनी अपनी मम्मी के पास भागी और वो बस नाच रही थी खुशी के मारे. मम्मा मम्मा देखो, मतलब कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस मम्मा मम्मा ही उसके मुंह से निकल रहा था, बट शी वॉज वाइल्डली ज़ोर ज़ोर से पॉइंट कर रही थी उस आदमी की तरफ. इट वॉज मिस्टर डेविड हु केम टू आवर रेस्क्यू. और सचमुच में मिस्टर डेविड जो थे वो हमारे रेस्क्यू, हमारे बचाव के लिए आ गए थे, हमारे बचाव के लिए आए थे. We soon realized that he too had the same condition. और हमें जल्दी ही पता चल गया कि मिस्टर डेविड की सेम हालत थी जो कि प्रमोदनी की थी. His strange, ambiguous silences, his sudden interest in the girl, on reading the note, all became उनका अजीब तरह से पेश आना, उनका अनक्लियर साइलेंस, बार बार पे साइलेंस होना, कुछ जवाब ना देना, और उनका अचानक से इंटरेस्ट लड़की में पैदा होना जैसे ही उन्होंने वो नोट रीड करा, सब हमें इट वाज मेकिंग सेंस. इट वाज ऑल so in an instant it was all making sense to us. It took us a little time to digest the news. इस बात को समझ पाना, इस बात को मान पाना हमारे लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, but ultimately we understood. And then both parents broke into incoherent statements of profuse apologies that they had not noticed it earlier. और फिर दोनों पेरेंट्स, मिस्टर एंड मिसेस भंडारी, दोनों एक दूसरे को देखने लगे कंफ्यूज्ड लुक से कि उन्हें बेहद शर्मिंदगी हुई, बहुत सॉरी थे वो. इन्होंने ये बात कैसे पहले नोटिस नहीं की, उन्होंने कैसे मान लिया कि ये डिफिकल्ट सिचुएशन मैन के साथ थी जिससे वो बात कर रहे थे. वो मानने लगे कि इस आदमी को भी समझ में कुछ नहीं आता, वो किससे बात कर रहे थे, वो हाफ सेंटेंसेस में बात कर रहे थे, अपनी बातों को जेस्चर से समझाने लगे. लेकिन वो जो यंग मैन था उसको थोड़ी भी डिफिकल्टी नहीं हुई उन्हें समझने में. वो क्या करता था, वो उनकी लिप्स को रीड करता था. ही ग्रेसफुली एक्नॉलेज देयर वार्मथ एंड ईदर नॉडेड और shook his head in reply. या तो वो दया से उनकी वार्मथ को स्वीकार करता था अपने स्माइल से, अपने जेस्चर से, या फिर वो सर हिला देता था, अपना सर शुक कर लेता था, मना कर देता था, या तो हाँ में या फिर ना में. फॉर मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंदी आंसर्स, जिन सेंटेंसेस के लिए जो लंबे थे, उलझे हुए थे, लंबे आंसर्स थे, उसके लिए वो पेन और पेपर यूज करता था. एक और अच्छी सी चीज के लिए हेल्प करा जो दोनों पेरेंट्स ने कभी सोची भी नहीं थी, एंड दिस वाज कि वो प्रमोदनी को आगे के लिए कैसे एजुकेट करें. सो नेक्स्ट डे मिसेस भंडारी वाज फुल ऑफ न्यूज. उनमें काफी सारी इंफॉर्मेशन अब थी. शी टॉक्ड एज इफ शी हैड नेवर टॉक्ड बिफोर. और आज वो ऐसे बात कर रही थी जिस तरह उन्होंने पहले कभी भी बात नहीं करी थी. उन्होंने स्ट्रेंजर को मेंशन किया और उसके प्लान्स बताए कि अब प्रमोदनी के बेटरमेंट के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया है, जो उसने प्लान चॉक आउट करा है. उनसे और उनके हस्बैंड से बात करी है कि उन्होंने बताया कि ऐसे स्कूल्स हैं जो प्रमोदनी अटेंड कर सकती है. उसने उनको बताया, बट वो उन लोगों के मीन्स के बाहर थे, उनकी पहुंच से बाहर थे. वो फाइनेंशियली उन स्कूल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्यों, और वो खुद भी ऐसे स्कूल में पढ़ा था अब्रॉड यानी कि बाहर के, इंडिया से बाहर के ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन में उसने उसकी पढ़ाई करी थी. लेकिन अब वो इंडिया आ गया और सेम सर्विसेज को दूसरों को पहुंचाने के लिए बाय स्टार्टिंग अ स्कूल लाइक दैट. तो वो ऐसा स्कूल खड़ा करना चाहता था जिसमें ऐसे बच्चे जो कि ना तो सुन सकते थे ना बोल सकते थे, उनको पढ़ाया जाए. और वो इतनी ज्यादा मतलब रोने सी लगी ग्रैटिट्यूड से कि उसने, उस यंग मैन ने कहा कि मैं प्रमोदनी को अपना पहला स्टूडेंट कंसिडर करूंगा, ये मेरी पहली स्टूडेंट होगी. और ऑब्वियसली द सर्कमस्टांसेस वी ऑल नो
कि किस सर्कमस्टांसेस से वो उस लड़की से मिला, और अब उसने अग्री कर लिया कि अब प्रमोदनी ही मेरी पहली स्टूडेंट होगी, और हो सकता है उसने उसकी फीस भी माफ कर दी हो, बट दैट इज नॉट बीन मेंशन्ड, सो आई विल लीव ऑन टू द स्टोरी। उसने क्लियर कर दिया है कि लड़की जो है एक कुछ टाइम में, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगी जैसे कि बाकी लोग जीते हैं। मिसेस भंडारी आज एक केयर फ्री यंग गर्ल की तरह से हंस रही थी, जिससे वो पूरी तरह से परेशानी से मुक्त हो चुकी थी, और आज उन्होंने हमें एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग दी जैम और बटर की और हनी एट द टेबल। तो हमें उन्होंने नाश्ते में भी एक बहुत अच्छा सा नाश्ता करवाया, एक्स्ट्रा सर्विंग दी, एंड शी लुक लाइक द हैप्पीएस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। और उनसे लगता था कि वो इस दुनिया की सबसे खुशनसीब, सबसे खुश औरत है, क्योंकि आज उनकी जो परेशानी थी उसका परमानेंट सोल्यूशन मिल गया था। अर्लियर जो सोल्यूशन मिला था वो एक टेम्पररी सोल्यूशन था, बट नाउ शी हैड गॉट अ मोर परमानेंट सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम दैट शी हैड बीन फेसिंग. I hope you have understood this lesson. This was such a beautiful lesson, and as you can also see, it was definitely a silver lining for both the parents and for the little girl. And also जो उन्होंने assume किया था वो उससे कितना अलग था, तो ये दोनों ही बातों को कितना justify करता है, वो lesson हमने समझ लिया। अगले lesson में अब मैं आपके लिए दूसरा कोई और lesson लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें and keep smiling. Take care. Bye bye.